नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी करने का मन बना लिया है। तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की हरियाणा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक जारी है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। आज ये कहा जा रहा है कि लिस्ट भी जारी कर सकती है बीजेपी। आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। उससे पहले ये जो मैराथन बैठक हो रही है, खासतौर से हरियाणा में बीजेपी परचम लहराना चाहती है और यही वजह है कि कोर ग्रुप की बैठक में चेहरों पर मंथन हो रहा है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। बीजेपी के लिए इस बार कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति तैयार की गई है एक बड़ा चैलेंज बन सकती है, लेकिन बीजेपी ने भी कमर कस ली है कि एक बार फिर से हरियाणा में कमर खिलाना है और इसीलिए चेहरों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर स्क्रूटनी का दौर जारी है। कोर ग्रुप की ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। कोर ग्रुप की बैठक अब भी जारी है। बैठक में हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर खास मंथन चल रहा है। ब्यूरो चीफ हरेराम मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरेराम, बड़ी महत्वपूर्ण कोर ग्रुप की ये बैठक कही जाएगी, क्योंकि इस बैठक में ही तय होगा कि आखिर वो कौन से चेहरे होंगे जो बीजेपी के लिए जीत की राह प्रशस्त करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक जारी है, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है? हरेराम, देखिए, के घर पे ये बैठक प्रदेश के साथ में जो है जो प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी बैठक में मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर, नायब सैनिक बिश्नोई, अनिल, ये जो तमाम कद्दावर नेता है प्रदेश बीजेपी के, वो सभी इस बैठक में मौजूद है। जी हरेराम, थोड़ा सा ऑडियो और वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मौसम थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है आपके पास, हम जरूर लौटेंगे दोबारा। तो हरियाणा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस रखी है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कोर कमेटी की बैठक चल रही है। आज 6 बजे शाम को चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। उससे पहले ये कोर कमेटी की बैठक इस लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है कि खास तौर से वो कौन से चेहरे होंगे जो इस बार बीजेपी के लिए पुनः जीत की राह प्रशस्त करेंगे, उन पर एक बड़ा मंथन चल रहा है। मंथन से क्या निकलकर सामने आता है, हम दोबारा हरेराम तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको जम्मू कश्मीर की खबर से आपको बाखबर करते हैं, जहां पर दूसरे फेज की वोटिंग के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने दूसरी फेज की वोटिंग के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के चुनाव से भी जुड़ी हुई है। 5 सितंबर तक दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन करना होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जिसमें दूसरे फेज के लिए चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो 5 सितंबर तय की गई है। 5 सितंबर तक दाखिल करने होंगे दूसरे फेज के नामांकन। 6 सितंबर को इसकी स्क्रूटनी की जाएगी और 9 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। तो दूसरे फेज को लेकर भी चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। अधिसूचना बहरहाल जारी कर दी गई है, जिसके तहत 5 सितंबर तक दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन होगा, 6 सितंबर को स्क्रूटनी होगी, 9 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। और चुनावी राज्यों से निकलकर अब आइए जरा दूसरे राज्यों की तरफ चलते हैं और खास तौर से बात अब उत्तर प्रदेश की होगी। और उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने वाले उन भेड़ियों की होगी जिनकी धरपकड़ के लिए वन विभाग, सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा रहा और परिणाम भी सामने आया है। यूपी के बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ लिया गया है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है। 2 की तलाश जारी है। वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार तलाशी अभियान चला रही है। भेड़ियों के आतंक से बहराइच का इलाका बेहद दहशत में था। भेड़ियों ने अब तक हमले में 9 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें 8 बच्चे शामिल थे। अब ऐसे में यह चुनौती बन चुकी थी कि भेड़ियों के इस पूरे के पूरे झुंड को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तलाशी अभियान चलाया गया, ड्रोन की मदद ली गई और आखिरकार 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। 2 भेड़िए अभी उनकी भी तलाश जारी है। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का जो आतंक था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। 45 दिन से ज्यादा हो गए थे इस क्षेत्र के 30 गांव में आदमखोर भेड़ियों का एक झुंड डर का
दहशत का कारण बना हुआ था। इस झुंड ने अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ली है। 8 बच्चे हैं और एक महिला इसमें शामिल है। 35 से अधिक लोगों को गंभीर रूप से घायल किया था इन भेड़ियों के झुंड ने। फिलहाल वन विभाग की तरफ से जो अभियान चलाया गया उसमें एक बड़ी जीत हासिल हुई है। चौथा आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है। सफलता मिल गई है वन विभाग को। पहले 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका था, लेकिन इस चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि डर अभी भी बरकरार है, क्योंकि इस पूरे के पूरे झुंड में 6 से 7 भेड़िए बताए जा रहे थे, जिसमें से 4 पकड़े गए हैं। 2 से 3 भेड़ियों की तलाश अब भी लगातार जारी है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये भेड़िया लंगड़ा था और इसलिए उसे इंसानी बच्चों का शिकार करना आसान लग रहा था, इसीलिए इंसानी बच्चों का शिकार करना उसने चुना। इस भेड़िए ने झुंड के अन्य भेड़ियों को भी नरभक्षी बना दिया था, क्योंकि उसने अपने शिकार का मांस अन्य भेड़ियों के साथ साझा किया था। इस भयानक स्थिति का सामना करने के लिए वन विभाग ने कड़े सुरक्षा उपाय किए। इलाके में 4 पिंजरे, 8 थर्मल कैमरे और ड्रोन की निगरानी के साथ 18 गश्ती दलों को तैनात किया गया। इसके बावजूद भेड़ियों की दहशत इतनी गंभीर थी कि स्थानीय निवासी रात भर जागकर पहरा दे रहे थे और अब भी ये पहरा जारी है, क्योंकि अभी भी 2 से 3 भेड़िए पकड़ में नहीं आए हैं। महसी इलाके में भेड़ियों के हमलों ने लोगों की जिंदगी को दहशत में डाल दिया। क्षेत्रीय वन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस नरभक्षी भेड़िए की गिरफ्तारी से, इसकी धरपकड़ से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन क्षेत्र अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है और इसलिए जरूरी है कि अभी भी जो 2 से 3 भेड़िए खुले घूम रहे हैं उनको जल्द से जल्द वन विभाग की टीम पकड़े, और इसके लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम के साथ मिलकर वन विभाग की टीम लगातार गश्ती कर रही है। उन इलाकों में खास तौर से बुनियादी कर दी गई है कि रात के समय लोग बाहर ना निकले, जहां पर इन भेड़ियों का आतंक सबसे ज्यादा था। बहरहाल 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। 2 से 3 अभी इस झुंड के ऐसे भेड़िए हैं जो नरभक्षी हैं, जो आदमखोर हैं। उन्हें पकड़ने का जो अभियान है वो अब भी जारी है। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा मिलेगा चोट खा लिया खून बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिए। जाओ 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 जाओ, नहीं रहेगा धूप डायरेक्ट। आदमखोर भेड़िए की है जिसने कई इंसानी जानों को अपना निवाला बनाया। इसे पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। ये भेड़िया लंगड़ा बताया जा रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि इसने बच्चों को अपना शिकार बनाना आसान समझा। 8 मासूम बच्चे इन भेड़ियों की हवस की भेंट चढ़ गए हैं, भूख की भेंट चढ़े हैं, और एक महिला यानी 9 लोग, 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान भेड़ियों के इस झुंड ने ले ली थी, जिसमें से 6 से 7 भेड़िए बताए जा रहे हैं जो आदमखोर है। 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। चौथा भेड़िया है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल हुई इसे पकड़ने में। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बकायदा इसके लिए जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी, चारों तरफ से घेरा गया और उसके बाद इस भेड़िए को पकड़ा गया है, ट्रंकुलाइज किया गया इसे। हालांकि जब इसे ट्रंकुलाइज किया गया उसके बाद इसने वॉमिटिंग की और उससे जो सैंपल है वो लिया गया है, और ये अब जानने का प्रयास किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी कि उसमें इंसानी मांस है या नहीं है। और इन सब के बीच अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो 2 से 3 भेड़िए इस झुंड के अभी भी खुले घूम रहे हैं, वो दहशत का पर्याय बने रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि अब भी रात में इस इलाके में लोग बाहर नहीं निकले। हालांकि वन विभाग और पुलिस की जो 18 टीमें हैं वो निरंतर गश्ती दे रही है। देर रात तक ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी 2 से 3 भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ इस अभियान में डटा हुआ है, जुटा हुआ है। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा मिलेगा चोट खा लिया खून बह रहा उसका यार बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिए। जाओ 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 जाओ, नहीं रहेगा धूप डायरेक्ट। इसको शिफ्ट करना है। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा मिलेगा चोट खा लिया खून बह रहा उसका यार बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिए। जाओ 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 जाओ, नहीं रहेगा धूप डायरेक्ट। इसको शिफ्ट करना है। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा मिलेगा चोट खा लिया खून बह रहा उसका यार बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिए। जाओ 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 जाओ,
अगर नहीं रहेगा धूप डायरेक्ट लगेगी वो भी दिक्कत होगी। इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा मिनम देखो, चोट खा लिया, खून बह रहा उसका यार। बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिएगा। जाओ जाओ जाओ। तो एक बार फिर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शक इस वक्त सुदर्शन न्यूज को देख रहे हैं, उन्हें बता देते हैं कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी था और इसे देखते हुए वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने बाकायदा एक स्ट्रैटेजी बनाई। इन्हें पकड़ना जरूरी था। 4 भेड़िए अभी तक पकड़े गए, ये चौथा भेड़िया है जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। ये ज्यादा डिटेल लेते हैं, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता अंशुमन दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंशुमन, ये तमाम जो भेड़ियों का झुंड था, 6 से 7 भेड़िए जिसमें बताए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था प्रशासन के लिए भी। सरकार, प्रशासन, वन विभाग की टीम, हर किसी ने हर कोई परेशान था क्योंकि 9 मौतें इन भेड़ियों की वजह से हो चुकी थी। अब चौथा भेड़िया क्योंकि पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 से 3 ऐसे आदमखोर भेड़िए हैं जो स्वतंत्र घूम रहे हैं और जो दहशत का पर्याय हैं। उनको पकड़ने के लिए आगे क्या किया जा रहा है, और इस भेड़िए के पकड़े जाने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि इस झुंड में केवल 6 से 7 ही भेड़िए हैं या संख्या और ज्यादा हो सकती है? अंशुमन प्लीज पूरी डिटेलिंग दीजिए। देखिए, इसको लेकर के वन विभाग की एक बड़ी कमी रही। वन विभाग ने लगातार वनों के अंदर जिस प्रकार से घुसपैठ होती रही, जंगल काट करके खेत बना दिए गए, तो वो जो वन जीव हैं उनके लिए जगह कम पड़ती चली जा रही, जिसके कारण लगातार जंगली जानवरों का जो प्रवास है वो शहरों की तरफ या कस्बों की तरफ, गांवों की तरफ लगातार देखने को मिला। इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस योजना अभी तक तैयार नहीं हो पाई, और ये जो जंगल में जो शिकार अवैध रूप से हो रहे हैं, जो मुख्य आहार होते हैं जंगली जानवरों के, जो अन्य पशु होते हैं, उनका जो शिकार होने लगा, उनकी संख्या जो कम होने लगी, तो इनका जब कस्बों की तरफ आना हुआ तो इनको एक टारगेट मिल गया। वहां पे बच्चे मिल गए इनको, वहां महिलाएं मिल गई कमजोर, तो वहां पे इन्होंने अटैक किया मिल करके, तो जिस वजह से वहां पे जान की हानि भी हुई। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, वन विभाग को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही का नतीजा है कि वन विभाग लगातार जो वन है, वन क्षेत्र है, उनकी कमी होती जा रही है। पेड़ों का अवैध कटान लगातार जारी है इस क्षेत्र में। उसके अलावा हर जो क्या कहते हैं, जो होनी चाहिए वहां पे उनकी आमद होनी चाहिए, जो वन विभाग के लोग हैं, जितना निरीक्षण करना चाहिए, उनको निकल करके बाहर जाना चाहिए, वो उतना कर नहीं पा रहे हैं। संसाधनों की भी कमी है लगातार उनके पास में, उनके पास सर्विलांस टीम की कमी है, जो कैमरे वहां पे लगे होते हैं जंगलों में लगाने चाहिए, उसकी कमी है उनके पास संसाधन। तो इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं, तो झेलना गांव वालों को पड़ता है। तो जो अब ये गांव वाले, जो 9 बच्चों की जान गई, जिसमें एक महिला की जान गई, अनेक लोग इस हमले में घायल हुए। इसमें जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, जिनको बताया जा रहा है कि आदमखोर हैं, तो निश्चित रूप से इससे थोड़ी सी बेचैनी बढ़ेगी, और भेड़िए बचे होंगे वो भी अपने साथियों को ढूंढने के लिए इधर-उधर भटकेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जल्दी से जल्द पकड़े जाएंगे और यहाँ लोगों को बड़ी राहत का देखने को मिलेगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं और अभी भी 2 से 3 भेड़िए इस झुंड में बताए जा रहे हैं जो अभी फ्री घूम रहे हैं, जो दहशत का पर्याय बने हुए हैं। तो ऐसे में गांव वालों को क्या कोई खास हिदायत दी गई है, और जो बाकी के 2-3 जो भेड़िए बचे हैं उनको पकड़ने के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? क्योंकि ये चौथा भेड़िया, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, बड़ी मुश्किल से एक कैद में आया था, और 2-3 जो ये तो फिर भी कहा जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया था, इसे पकड़ने में फिर भी ये कहा जा सकेगा कि थोड़ा चैलेंज कम था। लेकिन बाकी के जो अभी 2-3 बाकी हैं भेड़िए, उनको कैसे पकड़ा जाएगा? उनके लिए क्या कोई खास स्ट्रैटेजी, और उनसे बचने के लिए गांव वालों के लिए क्या कोई खास हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से, वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से? अंशुमन, देखिए, वन विभाग ने वहां पे अभी लोगों को कहा है कि वो अकेले इधर उधर न जाएं, खासकर महिलाएं और बच्चे इधर उधर न जाएं अकेले, और जहां अगर जाना भी पड़े तो एक समूह में जाएं, और लाठियों को लेकर के और शोर करने वाले सामानों को लेकर जाएं, जिससे कि अगर भेड़िए वहां पर अटैक करते हैं तो उनका मुकाबला किया जा सके और उनसे बचा जा सके। वन मंत्री ने भी यहाँ पे दौरा किया और उन्होंने भी गांव के लोगों की समस्याएं सुनी, और उसके बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिए। तमाम जगह पे बाड़े लगाए गए हैं जिससे कि इनको पकड़ने का प्रयास और तेज किया जाए। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, और पूरी टीम वहां पे सब बैठी हुई है जो उसकी निगरानी कर रही है। और वहां पे जाकर और गाँव को जाकर के गाँव से कहा गया है कि अनावश्यक रूप से वो घर से बाहर ना निकले, खासतौर शाम के वक्त वो बाहर बिल्कुल कतई ना निकले। ठीक है। और भी वहां पे भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल लगाए गए हैं, वहां पे तमाम मचान में लोग बैठे हुए हैं,
वन विभाग के लोग हाथियों से भी उसमें लेके जाया जा रहा ठीक है, है। यानी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ अब आगे बढ़ना है। वन विभाग की टीम, प्रशासन की टीम मिलकर बाकी के जो 2-3 भेड़िए बचे हुए हैं, जो आदमखोर भेड़िए, उन्हें पकड़ने के लिए पुरजोर तैयारी कर चुकी है। और गांव वालों को खास हिदायत दी गई है कि वो जब भी निकले झुंड में निकले और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। शाम के समय बिल्कुल भी निकलने से मनाही कर दी गई है, क्योंकि शाम को ही इन भेड़ियों का आतंक ज्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच अंशुमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए इसी के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको रायपुर। साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी, गुरु खुशवंत साहब जी, संपत अग्रवाल जी, प्रणव मरपच्ची जी, मंच में विराजमान शहीद परिवार के सभी परिजन, सभी वरिष्ठ खिलाड़ी बंधुगण, सचिव हिमशिखर गुप्ता, संचालक तनुजा सलाम और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथीगण, आप सभी को जय जोहार। और राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य खेल अलंकरण समारोह के अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ी एवं उनके परिजनों का भी मैं आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने खेल की दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर श्रद्धेय शहीद जनों को भी नमन करता हूं, जिनके नाम पर यह अलंकरण दिए जा रहे हैं। यहां उपस्थित उनके सम्मानित परिजनों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राज्य खेल अलंकरण राज्य में खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। आप सभी ने कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बूते यह सम्मान हासिल किया है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होने के बावजूद भी इस बात की पीड़ा है कि पिछले 5 सालों में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की पीड़ा महसूस की और राज्य खेल अलंकरण समारोह का पुनः आयोजन का निर्णय लिया। पहला अलंकरण समारोह इसी साल 14 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 के लिए 133 खिलाड़ियों को 1,41,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वर्ष 2021-22 तथा 22-23 के खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हम राष्ट्रीय चैंपियनशिप वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 के विजेता खिलाड़ियों का भी सम्मान कर रहे हैं। आज इस समारोह में कुल 1,36,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। आज के दिन हम हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, जिनकी स्मृति में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद हमारे राष्ट्रीय गौरव रहे। उनके नेतृत्व में हमारे देश ने अनेक ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में
पदक हासिल किए। कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद ने वर्ष 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक में ऐसे फटाफट गोल किए जिससे जर्मनी का चांसलर हिटलर भी चकित रह गया तथा हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी से खेलने का ऑफर भी प्रदान किया था। देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने उनके इस आग्रह को विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया था। कुछ सालों से भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर समाप्त हो गया था, लेकिन टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार वापसी की और कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन श्री जेस जब पेरिस से लौटकर टीम के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और हॉकी थमाई, तब यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। हमें इस बात का गौरव है कि छत्तीसगढ़ की भूमि ने भी हॉकी के बहुत से प्रतिभाशाली ओलंपिक खिलाड़ियों को जन्म दिया है। पेरिस में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सेहरावत जैसे खिलाड़ियों ने पदक जीतकर भारत माता का यश बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में हम खेल प्रतिभाओं को आगे ले जाने प्रतिबद्ध हैं। आगामी दिनों में अच्छी अधोसंरचना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारेंगे ताकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बढ़िया खेलकर अपनी प्रतिभा का झंडा दुनिया में गाड़ पाएंगे। अभी हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी प्रदेश के दौरे में आए थे। उनसे हमने खेलो इंडिया के नए परिसरों के संबंध में तथा खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए बस विस्तार से चर्चा की है। शीघ्र ही हमारे खेल प्रस्तावों को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल जाएगी। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना में हम खेल मैदानों के उन्नयन के साथ ही खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय खेल उपकरणों की व्यवस्था, खेल प्रतिभाओं की खोज, खेल क्लबों को आर्थिक सहायता तथा पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। हमने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत रायपुर और बिलासपुर में मल्टीपर्पज हॉल तथा बलौदा बाजार में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कराया है। 105 करोड़ की लागत से जसपुर तथा रायगढ़ में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ ही नवा रायपुर में 62 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम तथा सिंथेटिक फुटबॉल मैदान विथ रनिंग ट्रैक बना रहे हैं। राज्य बनने के बाद पहली बार आवासीय हॉकी अकादमी रायपुर में इसी साल के अगस्त महीने में प्रारंभ हुई है। सितंबर महीने से बालिकाओं के लिए आवासीय फुटबॉल अकादमी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही एथलेटिक अकादमी, कबड्डी अकादमी तथा तीरंदाजी अकादमी का भी संचालन कर रहे हैं। रायपुर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का आप सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जो खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि होगी। आप सभी पूरी मेहनत के साथ अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में जुटे रहे तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। हम आपके लिए सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और आज इस अवसर पर हम अपने प्रदेश के जो खेल जगत के प्रतिभा हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि मुहैया कराएगी और जो खिलाड़ी रजत पदक जीतकर लाएगा उसको सरकार 2 करोड़ राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी और जो खिलाड़ी कांस्य पदक जीतकर लाएगा उसको सरकार 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में
देगी। अंत में मैं फिर से सभी सम्मानित खिलाड़ियों एवं उनके परिजनों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। तो राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम के अंतर्गत आप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी को सुन रहे थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी गई है और यहाँ के खिलाड़ियों ने न केवल राज्य का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आगे भी उनको तमाम तरीके से सुविधाएं मुहैया होती रहे। सरकार अपनी इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी योजनाएं बनाती रहेगी। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित भी किया गया है, अलंकृत भी किया गया है। विशेष कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ में रखा गया। राष्ट्रीय खेल आयोजन, इसके अवसर पर खास तौर से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम रखा गया। प्रदेश के खिलाड़ियों को अलंकृत किया गया है, खेल क्षेत्र के रत्न से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही इस पूरे कार्यक्रम में। विष्णुदेव साय ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही साथ प्रदेश के 97 खिलाड़ी को 76 लाख की पुरस्कार राशि भी दी गई है। 502 खिलाड़ियों के बैंक खाते में 60 लाख रुपए दिए गए हैं। देश का नाम रोशन करने वाले 7 ओलंपिक खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से देख रहे हैं। पदक और सम्मान राशि के साथ इसके बाद हैं कुमारी चित्रा, दुर्ग जिले की खिलाड़ी, हैंडबॉल। पहले खिलाड़ी पी आशीष कुमार, फिर हैं कुमारी चित्रा। आगे बढ़ते हुए सम्मान प्राप्त करने के लिए और इसके बाद मोना पटेल को हम आमंत्रित करते हैं। दुर्ग की खिलाड़ी हैं। फेंसिंग के लिए आपको यह सम्मान यहां पर दिया जा रहा है मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों के हाथों। कुमारी मोना पटेल दुर्ग की खिलाड़ी हैं। फेंसिंग के लिए उन्हें मुख्य रूप से यह सम्मान दिया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र। और इसके बाद हैं श्री विजय कुमार, रायपुर के खिलाड़ी। वेट लिफ्टिंग में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री विजय कुमार। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2021-22 में नॉन ओलंपिक खेल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। श्री डी पार राजनांदगांव के खिलाड़ी हैं। वुशु के लिए आपको सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। श्री डी पार। और उनके ठीक पीछे हैं पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी श्री हरिहर सिंह राजपूत, कबीर धाम के ये खिलाड़ी हैं। व्हील चेयर फेंसिंग में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये वो सभी खिलाड़ी जो शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से पुरस्कृत हो रहे हैं वर्ष 2021-22 में, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। श्री हरिहर सिंह राजपूत सम्मानित होते हुए। और अब हम आगे बढ़ते हैं शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2022-23 की ओर। श्री बीरू बाग जी रायपुर के खिलाड़ी हैं। सॉफ्ट बॉल में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन यहां पर किया है और आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री बीरू बाग। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए इन खिलाड़ियों को पुरस्कृत इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। बीरू बाग के बाद श्री रेशु साहू जी बिलासपुर के खिलाड़ी हैं फेंसिंग के लिए और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री रेशु साहू। कुमारी प्रीति साहू रायपुर के खिलाड़ी हैं। हैंडबॉल के लिए आपको सम्मानित आज यहां पर किया जा रहा है। कुमारी प्रीति साहू।
शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और पैरा स्पोर्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री ईश्वरी निषाद महासमुंद के खिलाड़ी हैं। पैरा एथलेटिक्स के लिए आपको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। समय का ध्यान रखना है, लगातार खिलाड़ियों के नाम हम ले रहे हैं। और अब बारी है शहीद कौशल यादव पुरस्कार की। श्री सुभाष लहरे वर्ष 21-22 के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। रायपुर के खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुभाष लहरे शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 21-22 के लिए वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी। और इसके बाद श्री दुष्यंत निषाद जी रायपुर के खिलाड़ी हैं। सॉफ्टबॉल के लिए आपको यहाँ पर आज सम्मानित किया जा रहा है। श्री दुष्यंत निषाद जी, उनकी माता जी ये सम्मान ले रही हैं दुष्यंत निषाद के स्थान पर। गर्व का अवसर है, अपने पुत्र के लिए सम्मानित हो रही हैं माता जी। तालियों के साथ उनका सम्मान होना चाहिए। श्री एम रवि राव दुर्ग के खिलाड़ी हैं। हैंडबॉल के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री एम रवि राव। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नॉन ओलंपिक खेलों की ओर। कुमारी श्रेया शुक्ला कोरबा के खिलाड़ी हैं। किक बॉक्सिंग के लिए आपको आज यह सम्मान इस मंच के माध्यम से दिया जा रहा है। कुमारी श्रेया शुक्ला। श्रेया शुक्ला आगे बढ़ते हुए, और उसके पश्चात हैं श्री संजीव कुमार दुर्ग जिले के खिलाड़ी नेटबॉल। और उसके बाद हैं कुमारी रजनी जोशी पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी धमतरी से पैरा जूडो। कुमारी रजनी जोशी। शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 2021-22 के लिए सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और अब आगे बढ़ते हैं वर्ष 2022-23 की ओर। सबसे पहले ओलंपिक खेल की ओर रुख करते हैं। श्री भावेश सारंग जी को हम आमंत्रित करते हैं। रायपुर के खिलाड़ी हैं। वेट लिफ्टिंग के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 2022-23। श्री भावेश सारंग रायपुर के खिलाड़ी। और उसके बाद हैं श्री हिमांशु नेताम दुर्ग के खिलाड़ी हैं फेंसिंग में। और ठीक उनके पीछे श्री जितेश यादव कोरबा तीरंदाजी में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। समय का हमें ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा तीव्र गति से हम ये आगे बढ़ रहे हैं। भावेश सारंग के बाद श्री हिमांशु नेताम दुर्ग के खिलाड़ी फेंसिंग में, फिर श्री जितेश यादव कोरबा के खिलाड़ी तीरंदाजी में उन्हें सम्मानित किया जाना है। और फिर हैं कुमारी डी कीर्ति दुर्ग की खिलाड़ी बास्केटबॉल। उसके पीछे हैं श्री योगेश्वर कुमार साहू दुर्ग जिले के खिलाड़ी साइकिल पोलो में। और फिर श्री कृष्ण कुमार डटसेना कोरबा के किक बॉक्सिंग में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं श्री रोहित कुमार गुण। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सीधे कार्यक्रम आप देख रहे थे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के बड़े खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जा रहा था।